देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ हैं आप सभी के सुपरिचित बेहद विवादास्पद व्यक्तित्व के स्वामी बाबा रामदास उर्फ हमारे प्यारे दद्दा। और लंबे अरसे बाद ये वापस आए हैं व्यालोकवाणी पर। कुछ इनकी व्यस्तताएं थी और इनके टाइप खबरें चुनने में समय लगता है, क्योंकि ये जिस तरह की बातों पर अपना ज्ञान देते हैं, अक्सर विवादों में ज्यादा पड़ते हैं, अक्सर लोगों को उद्वेलित ज्यादा करते हैं। इसलिए इनके लायक एक सीरीज हमने जो शुरू की है, चंडू खाने की गप। दादा, हमने पिछले 3-4 इशूज से व्यालोकवाणी पर एक ये सीरीज शुरू की है, चंडू खाने की खबर। चंडू खाना क्या होता है आपको तो पता ही है, लेकिन मैं दर्शकों को रोज 1 सेकंड में बताता हूँ, 2-3 सेकंड में। चंडू खाना वो जगह होती थी जहां अफीम की छोटी गोलियां, उसको चंडू कहते हैं, हुक्के में भर के या तंबाकू के किसी भी पदार्थ में पिलाया जाता था। ये इतनी शक्तिशाली होती थी कि वहां बाकायदा चारपाई लगानी पड़ती थी, क्योंकि बड़े से बड़ा नशेड़ी भी 2-3 घंटे के लिए गाफिल तो हो ही जाता था और उसे घर जाने की सुध बुध नहीं होती थी। जिनको घर जबरदस्ती पहुंचाया जाता था तांगे वगैरह से, उसके चंडू खाने के मालिक वहां घर वालों से भी पैसा वसूलते थे। और चंडू खाने में सब कुछ सबसे पहले अग्रिम भुगतान के बाद ही कुछ मिलता था, क्योंकि एक बार आपने उसका सेवन किया तो उसके बाद आप 3-4 घंटे तक गायब रहते थे, मंगल ग्रह पर रहते थे। दद्दा, यह देश एक विशाल चंडू खाना है। मैं जब यह कहता हूं तो कुछ लोग नाराज होते हैं, कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि राहुल विंची जैसे लोग, वक्र नासिका वाले टोटी चोर जैसे लोग, डीएमके जैसी पार्टियां इस देश में फल फूल रही हैं और लगातार उरूज पर है। आज चंडू खाने की गप की शुरुआत हम लोग करेंगे एक ऐसी योजना से जो आरबीआई ने विदेशी यानी एनआरआईज के लिए लागू की है। इसमें मुख्य बात यह होगी कि 6 से 7% का उनको ब्याज मिलेगा, लेकिन सारी की सारी जो भी मुद्रा होगी वह उसी विदेशी मुद्रा में होगी। यानी अगर वो पाउंड में जमा करेंगे या डॉलर में जमा करेंगे या किसी चीज में जमा करेंगे तो वो जस की तस रहेगी। एनआरआईज के लिए बहुत फायदेमंद है। अब मेरा आपसे सीधा सवाल और आपकी राय मैं जानना चाहूंगा। मोदी जी तो फिर देश बेच दिया एक बार फिर से। ये जो किया है ये तो विदेशी लोग को बेच दिया, पाउंड और डॉलर वालों को। अब तो देश बर्बाद हो गया। नहीं सर, इससे पहले मोदी जी ऑलमोस्ट डेली देश बेच रहा है जी। पहले 200 टन सोना बेच दिया था। हाँ, तो उसको राहुल जी और जो है वो अखिलेश भैया जो है कैसे हूँ कान्ही पे ढो के वापस लाए, आपको पता है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। कंधे पर ढोकर राहुल जी और अखिलेश भैया ढो के वापस लेके आए, नहीं तो मोदिया तो बेच दिया था। उसके बाद अभी कल परसों बेचा था कि भारत का कुल एफडीआई ही गायब हो गया है, कोई एफडीआई ही नहीं है। और अभी कुछ दिन पहले बेच दिया था कि भारत में तो पर कैपिटा इनकम ही 0 है, एकदम एकदम बिल्कुल है, डाउन चली गई है, 154 नंबर पे या 145 नंबर पे है, और बांग्लादेश से भी नीचे है पर कैपिटा इनकम हमारी। उससे पहले मोदिया जो ना हैप्पीनेस इंडेक्स बेच दिया था, आपको पता है कि नहीं? हाँ वो तो पता है। हैप्पीनेस इंडेक्स में एकदम 0 कर दिया था। ये अगर हाई बेच दिया है विदेशियों को का नाम, एनआरआईज को डॉलर में और पाउंड में भाव देगा, उनसे डिपॉजिट लेगा, आरबीआई उनको ब्याज देगा डॉलर और पाउंड में, तो निश्चित रूप से देश बिक गया है। अब इसको लेकिन इस देश इसमें को अडानी वाला एंगल नहीं आ पा रहा है। इसमें अडानी वाला एंगल जरा लाइए, वो वाला एंगल क्या आएगा?
नहीं सर, अडानी के बिना तो देश, इनफैक्ट देशवा अडानी को बेचे हैं। अच्छा, अच्छा, इनमें एक बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम और भी है। फिर अडानी को देखो इतना प्रॉफिट हो गया, इस क्वार्टरली में भी इतना प्रॉफिट हो गया। मतलब इनको देश का उद्योगपति वो चाहिए जो एकदम कटोरा लेके भीख मांगता रहे, बिला जाए, बर्बाद हो जाए एकदम। था नहीं का ना किंगफिशर एयरलाइंस वाला, देश का प्रत्येक उद्योगपति बिला जाए, बर्बाद हो जाए, उसको प्रॉफिट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर, ये जो आंकड़ों की बाजीगरी होती है ना, एक तो विपक्ष की हमारे एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, तथ्यों पे बात कर नहीं सकते। तो अब उनको मोदी से लड़ने का सिर्फ एक उपाय बचा है, झूठ बोलो। अच्छा, ये लोग पीछे मैंने देखा था कि आपका जो पेटीकोट मीडिया है ना, बोले मोदी झूठ बहुत बोलते हैं, मोदी झूठ बहुत बोलते हैं। बोले जी क्या मोदी ने क्या झूठ बोला? मोदी ने कहा था कि हम हाउ का नाम बुलेट ट्रेन चला देंगे, देखो नहीं चलाया। मोदी ने कहा था देखो स्मार्ट सिटी बना देंगे, देखो नहीं बनाया। मोदी ने कहा था 15 लाख देंगे, देखो नहीं बनाया। मोदी ने कहा था 2 लाख लोगों को कलेक्टर बनाएंगे, सिर्फ 800 कलेक्टर बनता है हर साल। मोदी ने कहा था 2 लाख लोगों को कलेक्टर बनाएंगे। मोदी झूठ बोलता है। अच्छा, इनका झूठ, भाई इनको एक बहुत बड़ी आपत्ति है, ये एक दुनिया भर में एक झूठ बोलते हैं कि हिंदुस्तान में तो इतनी दरिद्रता है, इतनी भूखमरी है, देश इतना नीचे जा चुका है कि 80% 80 करोड़ लोग सरकारी अनाज खा के जिंदा हैं। 80 करोड़ लोग इस देश में सरकार द्वारा मुफ्त में दिए गए अनाज से जिंदा हैं। अगर मोदिया अनाज नहीं देता तो भारत तो एकदम भूखों मर जाता। अच्छा, जबकि सर सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान में अनाज को लेके चल रही है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। ये जो आपका एमएसपी का जो सिस्टम है, इसने पूरी कृषि का जो चक्र है और जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है। एमएसपी की वजह से किसान सिर्फ वो फसलें उगाना चाहता है जिसको खरीद की गारंटी हो और एमएसपी हो। तो सब गेहूं और चावल का ऐसा कुचक्र, गेहूं और धान का कुचक्र है। तर अभी पंजाब में गेहूं की फसल आई है। पंजाब की सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, भारत सरकार के सामने, कि गेहूं की फसल आने से 3 महीना पहले वो पंजाब के गोदाम सब खाली करना शुरू कर देती है, नहीं तो नई फसल आएगी तो रखेगी कहां। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है कि भारत में अनाज रखा कहां जाएगा। पहली बात, इतना ज्यादा अनाज है। तो अब अच्छा, उसके बाद भारत सरकार को यही लोग मजबूर करते हैं कि हमारा सारा अनाज तुम खरीदो। खरीद लिया। अच्छा, अब एक बात बताइए, मोदिया से आप लोगों ने सारा अपना गेहूं धान खरीदवा लिया, अब मोदिया गेहूं धान का करेगा क्या? अब भाई मोदी ने देश का 80% गेहूं धान तो आपने खरीदवा दिया उससे, अब मोदी उस 80% गेहूं धान का क्या करेंगे? तो राहुल यहाँ पे जी ये, जैसे नहीं नहीं, हाँ राहुल जी जैसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं वो सलाहकार मंडली में शामिल कर रहा है मोदी जी वह? और राहुल जी जो स्कूबा डाइविंग भी कर लेते हैं, ताइक्वांडो भी करते हैं, वो कभी मैकेनिक भी बनते हैं, कभी कुछ भी बनते हैं। और तो और अभी देखिए वो पत्रकारों को कैसे डांटते हैं, देखिए जरा इस वीडियो में। जो अमेरिका से जो अमेरिका ने इन्वेस्टिगेशन जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आप बीजेपी के सवाल यहां क्यों रख रहे हो? ये देखिए, और इस जहां से भी मैंने ये साभार लिया है उसको देखिए जरा, इसका शीर्षक देखिए कि मोदी पत्रकार को राहुल जी ने गजब धोया है, मिमियाने लगा अदानी के चैनल का पत्रकार। और अब दर्शकों श्रोताओं 1 मिनट का टाइम निकालिए और ये मतलब चंडू खाने की गप का सरताज है ये वक्तव्य, जरा इसे सुनिए प्लीज। 1 सेकंड लगेगा। जी, जो बीजेपी ने कहा वो मैं आपके
सामने रख रहा हूं। आप बीजेपी के सवाल यहाँ क्यों रख रहे हो? नहीं, ये सवाल हमारा है। नहीं, आप बीजेपी के हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर बीजेपी के सवाल हमारे प्रेस राहुल कॉन्फ्रेंस जी, में क्यों रख? राहुल जी, मैं आपके सामने सवाल कर रहा हूं, एक जर्नलिस्ट का सवाल है, और आप नहीं, अभी आपने बोला बीजेपी का कांग्रेस के सवाल है। बीजेपी के समक्ष हम लोग ऐसे ही रखते हैं। नहीं, आप बार-बार नहीं, देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने सवाल पूछा, मैं बोल रहा हूँ आपका जवाब, आपका सवाल का हाँ, ये जवाब मेरा सवाल है, बीजेपी का नहीं, मेरा सवाल। नहीं, आपने अभी 2 मिनट पहले कहा कि ये बीजेपी के सवाल हैं। आपने ही स्वयं, यस, ब्रदर, आपने स्वयं बोला बीजेपी ने इसको रखा है सामने इस मसले पे, मैंने ये कहा है। नहीं, आपने बोला ये बीजेपी के सवाल हैं और मैं पूछ रहा हूं। आई नो, बट आई एम जस्ट स्टेटिंग अ फैक्ट। He said that they are BJP's questions. It's interesting to me that the media is asking BJP's questions to the opposition. It's interesting. But anyway, I will leave that. आप बताइए, कैसा धो दिया, कैसा धोया गोदी पत्रकार को? बताइए दादा, टेल। नहीं, राहुल जी का तो ये पुराना है कि जिस सवाल का जवाब उनको नहीं आता है, या जिसका जवाब, अच्छा, ऊपर से ये दम भरते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी सवाल पूछ लो, है ये मोदी का पत्रकार है, ये तो मोदी बीजेपी का सवाल है। अरे भैया, फिर काहे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो? अच्छा, मान लो बीजेपी का ही सवाल है, तो बीजेपी के सवाल का जवाब आप क्यों नहीं देंगे? मान लीजिए कोई सवाल बीजेपी ने पूछा है और वो सवाल आपसे एक पत्रकार आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा है, तो आप उसका जवाब क्यों नहीं देंगे? तो सर बात यह है कि आज जात भी पूछते हैं, राहुल जी जात भी पूछते हैं जी, इसका नहीं तो आज है, लेकिन बाकी का पूछते हैं। तो सर आज विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको हर हालत में झूठ बोल के ही वो भाजपा को घेर सकते हैं, तथ्यों पे नहीं घेर सकते। मैं आपको एक और बताऊं, जो भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट देश में लॉन्च होता है, आपने देखा होगा एक टूल किट आ जाती है अचानक 20 लोग, मैं वंदे भारत में गया था, मुझे बहुत बुरा अनुभव हुआ, ये देखिए खाने में कॉकरोच है। अचानक 20-25 लोग एक सेम वही, उसी दाल में वही कॉकरोच 20-25 लोग दिखाने लगेगा। अच्छा, गंगा एक्सप्रेसवे बना, अरे भैया 600 किलोमीटर का 8 लेन का एक्सप्रेसवे है, 3 साल में बनाना है। अब उस 600 किलोमीटर के 8 लेन में कहीं अगर छोटी सी भी कुछ कमी त्रुटि, कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट कुछ दिख गया, ओ ये देखिए 600 करोड़ रुपए का, 35,000 करोड़ रुपया का भ्रष्टाचार, गडकरी खा गया पैसा। उनको ये पता नहीं है कि ये गडकरी का एक्सप्रेसवे है या नहीं है, ये यूपीडा का है। यूपीडा उत्तर प्रदेश की एक कार्यदायी संस्था है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार बनवाती है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनवाया है, गडकरी का कोई मतलब नहीं है। तो सर बात ये ना कि अच्छा, इसी तरह इनका विरोध स्मार्ट सिटी से है, इनका विरोध एक्सप्रेसवे से है, इनका विरोध बुलेट ट्रेन से है। हर उस प्रोजेक्ट का विरोध करेंगे, क्यों भाई? खुद तो अपने शासनकाल में कभी कुछ बनवा नहीं पाए। इनके यहां सर गड्ढे भरने में 10 साल लग जाते थे, यहां 3 साल के अंदर 600 किलोमीटर 8 लेन का एक्सप्रेसवे बन जा रहा है। तो उसमें इनको ऐसा, इनकी पूरी राजनीति ही इन्हीं झूठी, फर्जी, फ्रॉड खबरों पे चलती। एक इन्होंने और नया झूठ फैलाना शुरू कर दिया है, मोदी सरकार के बनाए हुए सारे पुल गिर जाते हैं। सर बिहार में जो 8, 10, 12 पुल गिरे हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब 20, 25, 50 साल पुराने पुल थे, और जो कि लालू काल में और उससे भी पहले इन्हीं कांग्रेसियों द्वारा बनाए गए थे। और सर नए टेक्नोलॉजी में भी पिलर टेढ़े हो जाते हैं नदियों के अंदर जब पुल पर नहीं। सर इनका क्या है, इसको कहते हैं छिद्रान्वेषण, और जनता में ये कंफ्यूजन पैदा करना कि नहीं, ये जो कुछ भी काम सरकार कर रही है ये सिर्फ पैसा खाने के लिए कर रही है, भ्रष्टाचार है, इंफ्रा तो कुछ बन ही नहीं रहा है। अच्छा, एक और नया शिगुआ सुन लीजिए, नहीं वंदे भारत है उस पर अमीर आदमी चलता है, बुलेट ट्रेन है उस पर सिर्फ अमीर आदमी चलेगा।
एक्सप्रेस वे उस पे तो अमीर आदमी चलता है। इतना जल्दी प्रयागराज पहुंच के तुम लोग क्या करेगा जी? 6 घंटा पहले कहाँ पहुंचना चाहता है? क्या तर्क है सर? मतलब देश को, रवीश कुमार जैसा पत्रकार ये सवाल पूछ रहा है कि 6 घंटा पहले। आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? इस सीरीज का नाम ही है चंडू खाने की गप। इसमें राहुल विंची, वक्र नासिका वाले टोटी चोर, रवीश कुमार, यही सब लोग इसमें आएंगे। अभी मीनाक्षी नटराजन का रद्द हो गया नामांकन। भाई तेलंगाना में आपराधिक मुकदमा था, उन्होंने नहीं बताया, छुपाया, दर्ज हुआ, बात सामने आई, रद्द हो गया। अब वो मोदी करवा दिया, जबकि दिग्विजय सिंह वहां बैठा हुआ है, भूल रहे हैं कांग्रेसी सब आपसे में सर फुटौल करते हैं, भूल जाते हैं। टंचमाल किसने किसको कहा था, याद कीजिए दर्शकों, थोड़ा सा देख लीजिएगा इधर उधर। अच्छा, इतना ही नहीं, झूठ की खेती इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि कल दो सज्जन पहुंचे थे, एक सोमनाथ भारती हैं और एक संजय सिंह है। संजय सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो टिकट ब्लैक करते थे। मैं नहीं जानता हूं, मेरा इस पर कोई संदेश नहीं है, मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा हूं, इसलिए संजय जी मुझ पर मानहानि का मुकदमा मत कीजिएगा। लेकिन सोमनाथ भारती कुकुर से कटवाए थे। ये दोनों मालवीय नगर पहुंचे, उस जगह जहां कांड हुआ है, अग्निकांड, वहां पीड़ित के परिवार ने ही इनको बेइज्जत करके निकाल दिया कि तुम लाशों पर राजनीति करने आए हो। अब ये भी मोदी जीवा का कांड है। राहुल विंची प्रेस कॉन्फ्रेंस में तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उसमें खबरें छंट के आती हैं। फिर वो जो धवल केसी बैठा रहता है बगल में, मैं 20-22 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूं, मुझे ना बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होती है, क्या ऑर्गेनाइज होता है। जो धवल केसी वहां बगल में बैठा रहता है, क्या नाम का, राजन फाजन, क्या नाम है सर उसका, एक जो उजले वालों वाला बैठा रहता है उनका, अरे जो इसका जयराम रमेश, जो इसका ट्रेनर है राहुल विंची का, वो कैसे सवालों को चुनता है, किन पत्रकारों से पूछता है, वो मुझे मत बताइए। ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को, जो उसकी बाप की उम्र का है, तू तड़ाक क्या क्या नहीं बोलता है, लेकिन लोग इसकी भाषा पर ये हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि चंडू खाने का ये पूरा देश एक विराट चंडू खाना है और उसमें ऐसे लोग हैं। दद्दा, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स। अभी हम देख रहे हैं कि एक और घटना हुई है कि मीनाक्षी नटराजन को लेके ये लोग फिर पहुंच गए हैं ईसी के पास, और ईसी का दरवाजा 5:30 में बंद हो जाता है। उसके बाद ये लोग बाहर धरने पर बैठ गए। ये लोग चाह क्या रहे हैं? सत्ता की इतनी बेचैनी, इतनी कुलबुलाहट क्या है? क्या इनको एकदम पता हो चुका है कि अब जनता इनको वापस नहीं लाने वाली है बंगाल के बाद? सर हाँ, बंगाल जो है ना, मैं आपको बता रहा हूं, बंगाल भारतीय लोकतंत्र में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहां से पूरी की पूरी भारतीय राजनीति में एक पूरा का पूरा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। और विपक्ष, भारतीय विपक्ष को एक बात पता चल गई है कि अब जो मोदी के विकास की जो राजनीति का जो जगरनॉट था ना, जो वो जो सुनामी थी, अब उसको भारत में रोकना संभव नहीं है, पहली बात। क्योंकि सर बात यह है कि 10-12 साल बाद, भाई पहले 5 साल तो गड्ढे भरने में लग जाते हैं, और अब तक जो विकास कार्य हुए थे उनके रिजल्ट अब आने लग गए हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि हिंदू कंसोलिडेशन अब धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, और धीरे धीरे अब बीजेपी राष्ट्रीय स्तर पे 50% की ओर कदम बढ़ा रही है। सर विपक्ष को एक बात पता है कि अब बीजेपी को चुनाव में नहीं हराया जा सकता। अच्छा, इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब तक ये चुनाव जीतते हैं तब तक तो लोकतंत्र
बचा हुआ है। जैसे ही ये चुनाव हारते हैं लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, और यही इनका नैरेटिव है। सर, ममता दीदी की हार ने इनको बुरी तरह मतलब हतोत्साहित कर दिया है, और इसका सबसे ज्यादा जो असर पड़ा है वो अखिलेश यादव पे पड़ा है। बल्कि राहुल जी तो फिर भी बेटर फील कर रहे होंगे। जब से ये ममता बनर्जी की हार हुई है, राहुल थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, परंतु अखिलेश का बहुत बुरा हाल है। अखिलेश को एक बात समझ में आ गई है कि हिंदू कंसोलिडेशन जो है वो धीरे धीरे अब कंप्लीट हो रहा है, और अब भारत में एंटी हिंदू इमेज बना के राजनीति नहीं की जा सकती। परंतु ये आदमी जिसको इसको तो क्या नाम सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ है, इसको एक्चुअली राजनीति तो आती नहीं है। सर, अभी जो इसने जो ये राम मंदिर के दान पात्र में से चोरी का जो मामला उठाया है, हो सकता है उसमें कुछ सच्चाई हो सकता है कि वो बिल्कुल अगर कुछ हुआ है तो उसकी जांच हो रही होगी, परंतु आप चंपत राय जी जैसे लोगों की इंटेग्रिटी पे शक नहीं कर सकते। पर द वे ही हैज टेकन दिस मैटर, उससे हिंदू जनमानस फिर इससे नाराज हुआ है। इसको ये समझ में नहीं आता है कि किन मुद्दों को उठाना है जिससे इसका। अच्छा, एक बात बताइए, हिंदुओं को नाराज करके इसका कौन सा मुस्लिम वोट बढ़ जाता है? उल्टे हिंदू वोट जो इसकी तरफ थोड़ा बहुत जा भी सकता है, वही इससे छिटक जाता है। ये बात इसको समझ में ही नहीं आती। अच्छा भाई, बात यह ना कि आप चंडू खाने में सब बातें मैं ये नहीं कहा कि सब झूठी होता है, परंतु कहने का जो तरीका होता है ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सर, ये चंडू खाने वाले जो हैं, और मैं इस चंडू खाने में एक और चलते चलते दर्शकों आप लोगों को बता दूं, हाल फिलहाल मोहम्मद दीपक नाम का एक व्यक्ति बहुत सुर्खियों में आया। उसको बचाने अजीत अंजुम पहुंच गए, और अजीत अंजुम और उनके दोनों के वॉक की भी बहुत सारी बातें हुई, गलीज बातें भी हुई। वो सब को छोड़ दीजिए, वो सब उनके बॉडी लैंग्वेज को लेके और जिस तरह उन्होंने हाथ पकड़ा था, ये सब हुई। लेकिन ये चंडू खाने की आज की गप नहीं है। हाल ही में कल परसों में मलयालम एक्टर सलीम कुमार की मृत्यु हुई है। ये सलीम कुमार कौन थे पता है आपको? 1960-70 के दशक में केरल में एक आंदोलन चला, फिर से वही ब्राह्मणवाद हटाओ के नाम पर हिंदू विरोधी आंदोलन। और उसमें वहां के मलयाली महान हिंदुओं ने क्या किया, अपने बेटियों के नाम और बेटियों के नाम सलीम, जमीला और फलाना चिलाना लिखा। कहा कि हम जातिवाद से बचना चाह रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत जातिवाद है जी, तो हम मुसलमान वाला नाम रखेंगे। हम हैं हिंदू लेकिन हम नाम रखेंगे मुसलमान वाला। अब इनको कौन बताए कि मुसलमानों में 150 फिरके हैं, 26 तबलीगे हैं और 9500 जातियां हैं। ये बात इनको कोई नहीं बताया। तो चंडू खाने की गप में तर्क नहीं होता है, तथ्य नहीं होता है। जो सबसे पहले दद्दा ने कहा कि भारत के विपक्षी दलों को यह समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो इस अश्वमेध के घोड़े को रोकें कैसे। इसलिए वो आक्रमण करने की जगह या फिर युद्ध की जगह झूठ, फरेब, धोखे और छल का सहारा ले रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। दद्दा, आपने हमें समय दिया अपने व्यस्त कार्यक्रम में से, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों श्रोताओं, व्यालोक वाणी पर अपना स्नेह और प्रेम इसी तरह बनाए रखिए। आप इस चैनल को सहयोग करना चाहते हैं तो QR कोड है और नीचे नंबर भी है। कृपया अपने स्नेह को बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। तब तक के लिए जय जय सिया राम।